वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को ब्रिक्स ग्रुप्स के वर्चुअल चोटी इजलास में हिस्सा लिया। ब्रिक्स इजलास से अपने खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के मामले पर बगैर नाम लिए अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में तब्दीली की बात छेड़ी। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान का मानना है कि यूएन सलामती काउंसिल में तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौजू पर हमें अपने ब्रिक्स साथियों के ताउन की जरूरत है। दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज है। पीएम ने कहा कि यकीनी बनाना होगा कि दहशतगर्दों की तायीद करने और उनका ताउन करने वाले ममालिक को भी कसूरवार ठहराया जाए और इस मसले का मुनज़्ज़म तरीके से मुकाबला किया जाए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। हमें खुशी है कि रूस की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत इस कार्य को अपनी अध्यक्षता के दौरान और आगे बढ़ाएगा। एक्सेलेंसी, कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42%, 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से है। ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोप है। तबलीगी जमात पर मीडिया रिपोर्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मरकज की सरजनिश करते हुए कहा कि मरकज के हलफनामे से वो नाराज है। उन्होंने कहा कि इस तरह का हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहिए। वहीं मरकज से सवाल किया गया कि इन शिकायत के निपटारे का उनके पास क्या मैनेजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 3 हफ्ते में नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बिहार काबीना में एक भी मुस्लिम लीडर को जगह नहीं मिलने पर मुस्लिम तंजीमों ने अफसोस का इजहार किया। जमीयत उलमाए बिहार के जनरल सेक्रेटरी हसन अहमद कादरी ने कहा कि नीतीश कुमार को इस मसले पर गौर करना चाहिए। कादरी ने नई हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अक़लियती समाज के लोगों ने भी एनडीए को वोट किया है, ऐसे में मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी नहीं मिलना अफसोसनाक है। उधर जेडीयू के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की काबीना में मुस्लिम चेहरा शामिल होगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बनाया तो जरूर जाएगा और एक्सटेंशन में बनाया गया। अभी तो बहुत छोटा मंत्रिमंडल बना है, दोनों में सिलेक्टेड लोग बने हैं और आज बहुत जल्द एक्सटेंशन होगा तो उसमें मुस्लिम चेहरा नज़र आ जाएगा। कौन होगा आप खुद देख लीजिएगा। न्यूज़ 18 के ज़रिए तो वज़ीर आला उनके रफ़क़ा वज़ीरों को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे और आपको मुबारकबाद इसलिए देंगे कि आपने जो ख़बरें दी हैं बहुत सटीक, जिससे हम लोगों ने बहुत फ़ायदा हासिल किया। जहाँ तक वजारत का सवाल है, अफसोस ये है कि कोई मुस्लिम लीडर जीता नहीं है, लेकिन फिर भी कौंसिल में तो मुसलमान हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि कौंसिल के किसी ऐसे मुसलमान को बनाना जो अक़लियतों के फलाह बहबूद का काम कर सके। दूसरे हम ये चाहेंगे, बहुत खुशी हमें नीतीश कुमार को दोबारा मौका मिला है काम करने का। इन्होंने जो वादा किया है बकिया काम हम समझते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो उतना सब कर ही देंगे और नए फाइनेंशियल ईयर में नई प्लानिंग से, जिसमें सेहत, तालीम, काश्तकारी, बेरोज़गारी, इस सब मामले पर फोकस दे करके उस तरह का प्रोविज़न करेंगे ताकि 1 साल के अंदर अंदर सारे काम रियासत के हो जाएं। मध्य प्रदेश हुकूमत लव जिहाद पर कानून वज़े करने जा रही है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि असेंबली के आइंदा इजलास में इस सिलसिले में मजहबी आज़ादी बिल 2020 असेंबली में पेश किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक ये गैर जमानती जुर्म होगा और कसूरवार को 5 साल तक की सजा हो सकती है।
मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के ऐलान और मौक़िफ़ को मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने आइन की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है। हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि जिहाद एक मुक़द्दस फरीज़े का नाम है और इसे लव से नहीं जोड़ा जा सकता है। जिहाद बुराई का खात्मा करने और अच्छाइयों को कायम करने के लिए होता है। हुकूमत लव जिहाद के नाम पर जो कुछ भी कर रही है उसे कबूल नहीं किया जा सकता। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MP जमीयत उलमा के सदर और सुप्रीम कोर्ट के वकील हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश हुकूमत ने कानून बनाने का फैसला किया है। हुकूमत ने आइंदा असम्बली में इसको लेकर बिल पेश करने और फिर ऐसा कानून बना जिसमें 5 साल तक की सज़ा और गैर ज़मानती दफ़ात के साथ कार्रवाई होगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील और मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, जानना चाहेंगे ये जो कानून बनाने की बात की जा रही है, क्या इस तरह से मजहबी आज़ादी पर जो है रोक लगाने का मामला है? इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है उसका ही गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लव का भी प्रोपेगेंडा गलत है और जिहाद तो एक मुक़द्दस फरीज़े का नाम है जो किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लव जिहाद नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। ये पूरे प्रोपेगेंडा में, पूरी बातचीत में ऐसा नज़र आता है कि सिर्फ मुसलमान नौजवान ही हिंदू लड़कियों को वरगलाने का और धोखा देने का काम करते हैं, जबकि ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। सूरत हाल समाज की है और एक तरफा है नहीं है, दो तरफा है। दोनों तरह के वाक़यात हो रहे हैं। यानी कई मरतबा हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ शादी करती हैं या मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के साथ शादी करती हैं। लेकिन हम देखने में ये आता है कि जब हिंदू लड़की कोई शादी कर लेती है मुसलमान से तो तमाम दल जो है इकट्ठे हो जाते हैं और ईंट से ईंट बजा देते हैं। हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके बरखिलाफ अगर मुसलमान लड़की किसी हिंदू के भाई के साथ शादी कर लेती है तो पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती। ये दोहरा मेयार है। पूरा प्रोपेगेंडा गलत हो रहा है, पूरा मैसेज समाज में गलत जा रहा है और इस तरह के किसी कानून की ज़रूरत नहीं थी। कानून तो पहले से मौजूद है। अगर कोई धोखा देता है तो उसके लिए कानून मौजूद है। कोई 420 करता है तो कानून मौजूद है। हिंदुस्तान का जो है संविधान हमें मजहबी आज़ादी देता है। मज़हब हमको अपने अपने मज़हब पे रहने की। फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की गई गुस्ताखी और गुस्ताखाना खाके की इशाअत को लेकर भोपाल MLA आरिफ मसूद के जरिए किए गए एहतजाज के मामले में आरिफ मसूद और 6 दीगर के खिलाफ IPC की दफ़ा 153A के तहत दर्ज मामले में अब तक 6 लोगों को जमानत मिल गई है। इस मामले में 10 नवंबर को भोपाल अदालत से अब्दुल नईम, हाजी नईम और इकराम हाशमी को 50,000 रुपये के मुचलके पर भोपाल जिला अदालत से जमानत पर रिहा किया गया था। आज फिर अदालत ने मामले की समाअत करते हुए शाहूर मंसूरी, अकील रहमान और मोहम्मद सालार को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। MLA आरिफ मसूद के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तार वारंट जारी किया है। वहीं आरिफ मसूद की पेश की जमानत के मामले पर कल जबलपुर हाई कोर्ट में समाअत होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आरिफ साहब जो हैं विधायक महोदय, उनकी हाई कोर्ट में कल के लिए लगी हुई है और उसमें भी आशा करते हैं जिस प्रकार से झूठा प्रकरण बनाया था और ऐसी उम्मीद है, अधिवक्तागण भी ये मशवरा दे रहे हैं कि वो भी हो जाएगी। उम्मीद है, ऐसी उम्मीद की जाती है। लॉकडाउन में माशी तंगी का सामना कर रहे आइमा को इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए बंगाल के उलमा ने हुकूमत से हेल्थ कार्ड जारी करने का मुतालबा किया है और बंगाल इमाम व मुअज्जिनीन एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी को इस मामले में आगे आने की अपील की है। बंगाल में इक़्तिदार संभालते ही वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने रियासत के आइमा व मुअज्जिनीन को माहाना 2,500 और 1,000 रुपये वजीफ़ा, मकान और हेल्थ सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया था। रियासती वक्फ बोर्ड के जरिए वजीफा तो अदा किया जाता है लेकिन घर और सेहत की सहूलतें पाने से महरूम है। तालीम ज़रूरी है, उतना मैं हेल्थ कार्ड भी ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए कि एक इमाम का बच्चा या उसके फैमिली का कोई फ़र्द अगर बीमार पड़ जाता है, कोई बड़ा ऑपरेशन का मामला अगर हो जाता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है लाखों रुपया जमा करना और फिर एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा पर रहते हुए किसी के सामने ज़ुबान खोलना उनके लिए अपनी इज्जत का मसला हो जाता है, वक़ार का मसला हो जाता है। तो अगर हेल्थ कार्ड उसके पास रहेगा तो उससे वो अपना बच्चों का, अपने फैमिली का ऑपरेशन करा सकते हैं, कुछ उनको बड़ी मदद मिल सकती है। इसलिए तमाम आइम्मा मुअज्जिनीन को कम से कम हेल्थ कार्ड तो ज़रूर।
कोरोना की वजह से सफर हज 2021 महंगा होगा। कोरोना की वजह से सफर हज के उसूल व ज़वाबित में कई तब्दीलियां की गई हैं। सफर हज के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करना होगा। मरकजी हज कमेटी के नए सर्कुलर के मुताबिक अब हर आजिम पर तकरीबन 3,75,000 रुपये का खर्च आएगा। साथ ही अब सेकंड क्लास वाले अजीजिया जुमरे में ही हज कराया जाएगा। इस मर्तबा ग्रीन कैटेगरी नहीं है। राजस्थान में 2019 में सफर हज के अखराजात 2,25,000 रुपये थे, यानी इस साल सफर हज 1,50,000 रुपये महंगा हो गया है। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के रियासती सदर हाजी निजामुद्दीन ने बताया कि कोरोना की वजह से इस साल 18 साल से 65 साल की उम्र वाले ही सफर हज पर जा सकेंगे। 7 नवंबर से हज के लिए दरख्वास्तें दाखिल की जा रही हैं, लेकिन अब तक बहुत कम दरख्वास्तें राजस्थान हज कमेटी को मौसूल हुई हैं। आज के लिए भी उन्होंने एक लिमिटेड टाइम दिया है कि हरम में भी आपको जो है लिमिट से ही भेजा जाएगा। 3 घंटे 4 घंटे इससे ज़्यादा हरम में रुक नहीं पाएगा। तो इस साल इबादत ना होकर के तफरीगाह हो जाएगा ये हज। इस तरीके से इन्होंने पे पैसे भी बढ़ गए हैं। अगर देखा जाए पहले कितना खर्चा होता था, अब कितना होगा? पहले अजीजिया में 2.5 लाख के करीब था, 2.25-2.5 लाख के बीच में, और अब जो है तकरीबन 3.25 और 4 के बीच में आएगा खर्चा एक आदमी का। तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया लमसम बढ़ गया। सफर हज 2021 में बहुत सी सहूलतें दस्तयाब नहीं होंगी। इस मर्तबा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आज़मीन हज की रिहाइश के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी। सऊदी हुकूमत ने वेट की शरह भी 5% से बढ़ाकर 15% कर दी है। वीजा फीस भी इस साल से नाफिज कर दी गई है। इस मर्तबा एक बस में एक जगह से दूसरी जगह 45 के बजाय 15 आज़मीन ही सफर कर सकेंगे। कोरोना की वजह से सफर हज की मुद्दत भी 40 दिन से घटाकर 30 से 35 दिन कर दी गई है। हमला खवातीन और लीवर किडनी कैंसर के मरीज के सफर हज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 65 साल से अबाव वाले जो 70 साल रिजर्व कैटेगरी थी उसको खत्म कर दी। ये हमारे लिए बड़ी दुखदायी बात है। तकरीबन 10 से ज़्यादा चीज़ों में चेंजिंग करी है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने। तो इसमें चेंजिंग एक ये आई है कि जो रियाल उन्होंने पहले 2100 रियाल जो मिलते थे हाजियों को खर्चे के लिए, उसको घटा करके 1500 रियाल कर दिया गया है। एक तो ये सबसे बड़ा घाटा है हाजी का। दूसरा क्या है, 40 से 45 दिन जो मिलते थे उसमें उन्होंने 30 से 35 दिन ही रखे हैं, तो ये दिनों को भी घटा दिया। सफर हज के लिए मुंतखब होने के बाद अगर कोई आजिम अपनी दरख्वास्त वापस लेता है तो इसके लिए उसे पैसा अदा करना होगा। इस साल फिर से जो है हज यात्रा के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। 7 नवंबर से ये आवेदन शुरू हुए थे और अभी तक ये आलम है कि रोजाना औसतन 2 फॉर्म यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में जब आवेदन नहीं होंगे लोगों के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा, शर्तें ज़्यादा हो जाएंगी और पैसा बढ़ा दिया जाएगा। तो हज यात्रा जो राजस्थान से करीब 10 से 12 हज़ार लोग आवेदन किया करते थे उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक सीएम येदियुरप्पा ने एक अहम कदम उठाते हुए सियासी तौर पर ताकतवर लिंगायत तबके के लिए भी कॉरपोरेशन के क़याम को मंजूरी दे दी है। मंगल को एक सरकारी ऑर्डर जारी करते हुए येदियुरप्पा ने कर्नाटक वीरशैव लिंगायत डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के क़याम को मंजूरी दे दी है। कुछ दिन कबल ही नायब वज़ीर आला लक्ष्मण सोदी की क़यादत में कुछ वज़रा और अरकान असम्बली ने इस ज़मीन में वज़ीर आला से नुमाइंदगी की थी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सीएम येदियुरप्पा खुद लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। रियासत कर्नाटक में आज से डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। जी हां, कोरोना वबा की वजह से 7 महीनों के इंतजार के बाद तलबा को क्लासरूम्स में बैठने का मौका मिला है। वहीं टीचरों को तलबा के रूबरू खड़े होकर पढ़ने का और पढ़ाने का मौका हासिल हुआ है। तलबा और टीचरों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। बेंगलुरु के अलामीन कॉलेज में तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ फाइनल ईयर डिग्री के क्लासेस शुरू किए गए हैं। कॉलेजों के दोबारा खुलने पर हमारे नुमाइंदे स्टूडेंट्स और टीचरों के तासुरात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। जानिब कोरोना वबा का डर और खौफ, दहशत, तो दूसरी तरफ खुशखबरी कि आज रियासत कर्नाटक में कॉलेजेस दोबारा खुले हुए हैं।
طلبہ کے چہروں پر خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے. وہیں اساتذہ ٹیچرز اس بات سے مطمئن ہیں کہ دوبارہ کلاسز شروع ہوئے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے, اتنے دنوں بعد واپس کالج آئے ہیں, واپس فرینڈس کو دیکھنے کا چانس ملا. گھر پہ تھے تو تھوڑا بور بھی ہو گئے تھے. ہالیڈیز اوکے ہے لیکن انلمیٹیڈ ہالیڈیز ہو گیا تھا اچانک, جو کہ اچھا نہیں لگا. اب کالج آ کر اچھا دکھ رہا ہے. اب لائک اپنے دوستوں کو ملنا اور پھر لائک ان سے بات چیت کرنا, ہمارے لیکچرر سے بھی ہماری ساری بات ہو گئی ہے. اور کلاسز بھی تو چل رہے, اچھا ہے آف لائن کلاسز چلے تو, بیکاز آن لائن میں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ورک آؤٹ ہوتا تھا. کئی لوگوں کے گھر ایسی جگہ میں ہوتے تھے جہاں کا نیٹ ورک ایشو ہوتا تھا, تو اس حساب سے نا تو ہمیں ساری انفارمیشن نہیں ملتی تھی کلاسز کے بارے میں. گلبرگہ میں ڈگری کالج آج سے کھلے. پہلے دن کی مناسبت سے کلاس روم میں اٹینڈنس کافی کم دیکھی گئی. 20 سے 25% طلباء ہی کلاس روم میں دیکھے گئے. ریاستی حکومت نے پہلے ہی واضح کیا کہ کلاس رومز میں حاضری ضروری نہیں ہے. طلباء اپنے والدین کی رضامندی سے کلاس رومز میں لیکچر اٹینڈ کر سکتے ہیں. جو ہے ہم جیسے فائنل ایئر میں ہے تو ہمارا پروجیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, تو ہم آف لائن کلاسز کنڈکٹ کریں گے تو ہمارے لیکچررس رہیں گے تو ہم کو زیادہ ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ملے گا, اور ہم کو کیسے کرنا ہے وہ لوگ اچھے سے گائیڈ کر پائیں گے. جو ہم آن لائن مطلب رہتے تھے, ہم ویا کال اور ٹیکسٹ کے تھرو ہم لوگ لیکچر سے بات کرتے تھے, جو اتنا مطلب پروڈکٹیو نہیں تھا. تو پھر آن لائن کلاسز اتنا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا. مہاراشٹر کے بڑے مندروں میں سے ایک گجانند مہاراج کے مندروں میں آج سے پوجا ارچنا شروع ہو گئی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کورونا کے سبب بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے مندر انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے ای پاس کی شروعات کی ہے. اگرچہ مہاراشٹر میں 16 نومبر سے ہی عبادت گاہیں کھولی جا چکی ہیں, تاہم گجانند مہاراج مندر کے انتظامی امور بڑے پیمانے پر ہونے سے اسے 17 نومبر کو شروع کیا گیا. 8 مہینے کے بعد بالآخر عقیدت مندوں کو درشن کا موقع ملا ہے. کرناٹک کے رائچور میں کناڈا تنظیم کرناٹک رکشنا ویدیکے کے لیڈروں نے ریاست میں مراٹھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کی ریاستی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے. تنظیم کے لیڈروں نے آج رائچور کی ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کیا اور ریاستی حکومت کے حکم نامے کی کاپی کو نظر آتش کیا. تنظیم کے صدر اشوک جین نے کہا کہ مراٹھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام کناڈا عوام کے ساتھ ناانصافی ہے اور کرناٹک میں صرف مراٹھا عوام کو اہمیت دینے سے دوسرے طبقات میں ناراضگی پائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اتھارٹی قیام کے لیے 50 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ ریاست میں کورونا وائرس, لاک ڈاؤن, سیلاب اور بارش کی وجہ سے سینکڑوں لوگ کافی پریشان ہیں. کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر خاص و عام کو مالی پریشانیوں کا سامنا ہے. ان میں سے ایسی تعلیم یافتہ خواتین بھی شامل ہیں جو محلوں میں قائم چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں میں درس و تدریس کے ذریعے اپنے گھروں کا خرچ نکالتی ہیں. لیکن کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول انتظامیہ کے ذریعے انہیں تنخواہ کی ادائیگی میں دشواری ہو رہی ہے. مہاراشٹر قانون ساز کونسل کے 5 نشستوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں. ان میں 3 گریجویٹ حلقے ہیں جبکہ 2 ٹیچر اسمبلی حلقے شامل ہیں. گریجویٹ اسمبلی حلقوں میں مراٹھواڑہ حلقہ اسمبلی بھی شامل ہے. اس انتخابات کے لیے 1 دسمبر کو رائے دہی عمل میں آ رہی ہے. 18 نومبر کو پرچے نامزدگی واپس لی جا سکتی ہے. گریجویٹ اسمبلی حلقے کے ہونے جا رہے انتخابات میں این سی پی کے موجودہ ایم ایل سی ستیش چوہان کے مقابلے میں اس مرتبہ MIM نے ڈاکٹر کنال کھرات کو اپنا امیدوار بنایا ہے. انتخابات کے لیے تیاریاں زوروں شوروں سے جاری ہے. اسی سلسلے میں ناندیڑ میں MIM کی ضلع سطح کی ایک اہم میٹنگ ہوئی. امراوتی کے بڑنیرا میں پہل فاؤنڈیشن گزشتہ 1 سال سے مسلسل انسانیت کے خدمت میں سرگرم ہے. کورونا دور میں بھی پہل فاؤنڈیشن نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہے. 1 سال مکمل ہونے پر پہل فاؤنڈیشن کی جانب سے اعزازیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فاؤنڈیشن کی جانب سے کورونا دور میں بے لوث خدمات دینے والے شہر کے ڈاکٹرز, صحافی اور پولیس اہلکاروں کو کورونا واریئرز کے اعزاز سے نوازا گیا. امام کونسل آف انڈیا نے اسوائے حسنہ اور موجودہ چیلنج کے عنوان سے گلبرگہ میں ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا. حج کمیٹی کی عمارت میں منعقد کیے گئے اس جلسے میں ملک کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالی گئی. جلسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آئے مشکلات کا ذکر کیا گیا. اسی طرح سیرت پاک کی روشنی میں آج کے حالات کا مقابلہ کرنے پر زور دیا گیا.
وہ سیرت کا وہ حصہ جو سوشل ایکٹیویٹیز پر ہے، سماجی خدمات پر ہے، سماجی حقوق پر ہے اور انسانی حقوق پر ہے، ان چیزوں کو آل انڈیا امامز کونسل عوام کے سامنے لاتی ہے۔ شبستان ادب کے زیر اہتمام بھوپال میں ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ممتاز ادیب و محقق ڈاکٹر محمد نعمان خان کی صدارت میں منعقدہ ادبی تقریب میں مدھیہ پردیش کے ممتاز ادیبوں نے شرکت کی اور بھوپال میں اردو غزل کی روایت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر بھوپال کے شاعر ظفر صہبائی کے 5ویں شاعری مجموعے کا ماچس تمہارے ہاتھ میں کا اجرا بھی کیا گیا۔ میں نے پرانی جو شاعری تھی میری صرف مسائل پر بیس کرتی ہے، جبکہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ ان مسائل کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، غزل کے جو امکانات ہیں وہ کچھ اور بھی ہیں، اور ہماری پرانی غزل نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ ہم لے کر کچھ نیا پیش کر سکتے ہیں۔ کہ میں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ میرا لہجہ تازہ رہے، ہمیشہ ایک نئی بات کچھ نئے طریقے سے کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو میری پرو رومانٹک اپروچ جو ہے شاعری کی اس وقت یہی ہے، مسائل سے کم، اور میں شاعری سے زیادہ قریب ہو گیا ہوں۔ کہ بھوپال میں جو روایتی غزل تھی جس میں شعری بھوپالی کے بھوپالی وغیرہ یہ لوگ تھے، اس کے بعد اردو غزل کی آبرو رکھنے والے، جدید غزل کی آبرو رکھنے والے صرف ظفر صہبائی ہیں۔ بھوپال میں کوئی ان کے مرتبے کا شاعر ایسا نظر نہیں آتا جو ظفر صہبائی کی تخلیقی پرواز تک پہنچ سکے۔ خاص بات انڈیا میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر۔ آداب۔